क्लास 8 हम लेसन नंबर 8 पढ़ रहे हैं। उसमें आज के लिए हमारा टॉपिक है स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ। क्योंकि जो अंग्रेज़ चाहते थे भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव करना, वो उन्होंने करने की शुरुआत हो चुकी थी। तो इस प्रकार जो लोकल गुरुकुल थे हमारे, उनका क्या हुआ, उन पे क्या असर हुआ, इस चीज़ का देखते हैं। आपको कुछ अंदाज़ा है कि अंग्रेज़ों से पहले हमारे भारत में बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता था। उस समय बच्चे स्कूल जाते थे या नहीं जाते थे, और स्कूल जाते थे तो अंग्रेज़ी शासन के अंतर्गत उन स्कूलों का क्या हुआ। तो ये हमारी अंग्रेज़ों के आने से पहले का हिस्ट्री पढ़ते हैं एक बार। तो 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। 1830 में कौन आया? विलियम एडम। कहाँ से आया? स्कॉटलैंड से। कहाँ का दौरा किया? बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। यानी जिस कंपनी ने इनको भेजा था, उन्होंने इसलिए भेजा था कि भारत में जाके देखिए कि वहाँ की शिक्षा प्रणाली किस प्रकार की है और इस पर एक रिपोर्ट तैयार करो। एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की वह बड़ी दिलचस्प थी। अब देखिए हमारी जो शिक्षा प्रणाली थी ना अंग्रेजों के आने से पहले, वो देखो क्या था। एडम ने लिखा कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं हैं। ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिसमें आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं थे। प्रत्येक स्कूल में 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बड़ी, यानी 20 लाख से ज़्यादा थी। ये पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी। कई पाठशालाएं स्वयं गुरु द्वारा ही शुरू की गई थी। इन पाठशालाओं को कौन चला रहा था? अभी धनी व्यक्ति, जो धन संपदा में अच्छे थे, वे लोग चला रहे थे और गांव के सहयोग से चलाई जा रही थी। और कई पाठशालाओं को गुरु अर्थात जो पढ़ाता था वो खुद ही हैंडल करता था, खुद ही चलाता था। अब शिक्षा का तरीका का कैसे देखोगे? शिक्षा का जो तरीका था वो लोचशील था, अर्थात इसमें कई परिवर्तन हो सकते थे। आज आप जिन चीज़ों की स्कूल से उम्मीद करते हैं, उनमें से कुछ चीज़ें उस समय की पाठशालाओं में मौजूद थी। यानी आज आप किसी भी स्कूल से ये डिमांड करते हैं कि हमें ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो उस टाइम भी इनमें से कुछ चीज़ें उस टाइम थी। जैसे बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी। जो बच्चों की फीस लगती है वो फिक्स नहीं थी। छपी हुई किताबें भी नहीं होती थी। पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी। बेंच और कुर्सियां भी नहीं होती थी। ब्लैक बोर्ड भी नहीं होते थे। अलग से कक्षा लेने, बच्चों की हाजिरी लेने का कोई भी प्रबंध इंतजाम नहीं होता था। सालाना इम्तिहान और नियमित सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। यानी साल में एक बार पेपर हों और रेगुलर टाइम टेबल हो, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। कुछ पाठशालाएं बरगद की छाया में चलती थी, बड़ के पेड़ के नीचे चलती थी। कई गांव की किसी दुकान या मंदिर के कोने में या गुरुजी के घर पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। तो पाठशाला कहाँ पर चलती थी? बड़ के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, किसी दुकान या मंदिर के कोने में, या जो टीचर होता था वो घर पर ही बच्चों को पढ़ा देता था। बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी। अमीरों को ज़्यादा और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी। शिक्षा मौखिक होती थी, यानी लिखना पढ़ना कुछ नहीं, सिर्फ बोल के बताया जाता था, उसी को ध्यान में रखना होता था। शिक्षा मौखिक होती थी और क्या पढ़ाना है यह बात विद्यार्थियों की ज़रूरतों को देखते हुए गुरु ही तय करता था।
विद्यार्थियों को अलग अलग कक्षाओं में नहीं बिठाया जाता था। आजकल सभी LKG से +2 तक अलग अलग रूम होते हैं, लेकिन उस टाइम नहीं उनको ऐसा बिठाया जाता, सभी एक जगह बैठते थे। अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग से बात कर लेते थे। एडम ने पाया कि यह लचीली स्थानीय प्रणाली आवश्यकता के लिए काफ़ी अनुकूल है। उदाहरण के लिए फसलों की कटाई के समय, अगर फसल अप्रैल मई का महीना है या अक्टूबर नवंबर है, तो फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थी, क्योंकि उस समय गांव के बच्चे खेतों में काम करने चले जाते थे। कटाई और अनाज निकल जाने के बाद फिर पढ़ाई शुरू हो जाती थी, पाठशाला शुरू हो जाती थी। उनका परिणाम यह था कि साधारण काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ सके। वे इसलिए करते थे ऐसा कि गरीब जो बच्चे हैं, जिनके माँ बाप खेत में काम करते हैं, उनके बच्चे भी पढ़ाई कर सकें। ये है भी एक, ये जो चित्र है ये फ्रांसी ग्रामीण पाठशाला है, गांव की पाठशाला। देखो, ग्रामीण पाठशाला। यह चित्र फ्रांस व साल्विन नामक डच पेंटर द्वारा बनाया गया है। फ्रांसवा 18वीं सदी के आखिर में भारत आया था। अपने चित्र में उन्होंने लोगों के दैनिक जीवन को दिखाने का प्रयास किया है। ये पाठशाला है अभी उस टाइम की। अब हमारा जो टॉपिक है वो है नई दिनचर्या, नए नियम। तो अभी हमने देखा विलियम द्वारा बनाए गए रिपोर्ट को पढ़ा। तो नई दिनचर्या, नए नियम। 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था। कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में कभी ज़्यादा दखल नहीं दिया। 1854 के बाद कंपनी ने देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला किया। कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं। कंपनी एक नई दिनचर्या, नए नियम और नियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशालाओं को और व्यवस्थित करना चाहती थी। इसके लिए क्या किया जा सकता है? कंपनी ने क्या कदम उठाए? सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया। इनमें से प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूलों की देखरेख का जिम्मेवार सौंपा। अर्थात कंपनी का पहला काम था बहुत सारे पंडितों को नौकरी पर रखना। फिर इनमें से प्रत्येक पंडित के पास 4-5 स्कूलों की मैनेजमेंट का हिसाब होता था, देखरेख का जिम्मा होता था। पंडितों का काम पाठशालाओं का दौरा करना और वहाँ अध्यापन की स्थितियों में सुधार लाना था। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया जाता था कि वे समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें और कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाएं। अब अध्यापन, जो पढ़ाई का काम था, वो पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होगा और विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं का भी आयोजन किया जाने लगा। विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दें, नियमित रूप से कक्षा में आएं, सीट पर बैठें और अनुशासन के नियमों का पालन करें। तो जो ड्यूटी BEO की होती है, वही ड्यूटी सौंप दी गई थी पंडितों को। नए नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगा। जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थी, उन्हें कोई भी सहायता नहीं दी जाती थी। यानी जो रूल बनाए थे, इनको जो भी स्कूल मानता था उसे सरकार की ओर से मदद मिलती थी पैसे के रूप में, और जो नहीं मानता था उसे मदद नहीं मिलती थी। जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने की बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, वे सरकारी सहायता प्राप्त और नियमों से चलने वाले पाठशालाओं के सामने कमज़ोर पड़ने लगे। इन नए नियमों और दिनचर्याओं का एक नतीजा ये भी हुआ कि पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसानों के बच्चे भी पाठशाला में जा सकते थे, क्योंकि पाठशालाओं की समय सारणी काफ़ी लचीली होती थी। नई व्यवस्था में
ये मांग रखी गई कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल में आएं। अब कटाई के मौसम में बच्चों को स्कूल में आना ज़रूरी था, क्योंकि उस समय गरीब घरों के बच्चे खेतों में काम करने जाया करते थे। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ सकता तो उसे अनुशासनहीनता माना जाएगा, अर्थात बच्चा पढ़ना लिखना ही नहीं चाहता। तो आज के लिए इतना ही भी, और इसको बिल्कुल सिंपल सी बात है भी, इसको अच्छी तरह से पढ़ना, जहाँ तक पढ़ाया गया है 2 बार 3 बार ज़रूर पढ़ना। थैंक्स।